ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार, ये जानकारी। एससी के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है। सीएम हाउस में देर शाम हुई ओबीसी नेताओं की बैठक में चर्चा हुई है। ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहती है शिवराज सरकार। ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है और अब ऐसे संकेत की बहुत संभव कि सर्वोच्च अदालत प्रदेश सरकार जाए और उसके बाद अपनी मांगों को रखे। एससी के फैसले के खिलाफ दायर कर सकती है याचिका, क्योंकि बीते दिनों हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी और लेकिन अब उस फैसले को लेकर आगे बढ़ते हुए इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है प्रदेश की शिवराज सरकार। बीते दिनों आपको याद होगा कि ओबीसी नेताओं की एक बैठक भी हुई और इसमें भी तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सियासत भी हमने देखी कि खूब हुई, लेकिन अब ओबीसी को 27% आरक्षण देने की दिशा में एक और कदम शिवराज सरकार बढ़ाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट संभवतः इस पूरे मामले में सरकार जाए और ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने की दरअसल सोच है और इस पर विचार भी लगातार किया जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ प्रमोद मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद, अब संभवतः सुप्रीम कोर्ट जाए प्रदेश सरकार एससी के फैसले के खिलाफ? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बैठक कल शाम को सीएम हाउस पर हुई थी और जो सरकार की तरफ से वकील है, महाधिवक्ता, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। ओबीसी वर्ग के तमाम प्रदेश भर के जो बड़े चेहरे हैं, बड़े फेस हैं, वो मौजूद थे। देखिए, मंथन हुआ है, चर्चा हुई है और विपक्ष लगातार जो हमलावर है, आरोप लगा रहा है, उसे कैसे फेस करना है और मैदान में और प्रदेश भर में जो ओबीसी वर्ग है वो बीजेपी से ना छिटके जुड़ा रहे, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। देखिए, सरकार तैयारी कर रही है सुप्रीम कोर्ट जाने की, क्योंकि जो 27% आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, फिलहाल 14% ही ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा और ऐसे में लगातार जो भर्तियां चल रही हैं वो फायदा ओबीसी वर्ग को नहीं मिल पा रहा है। सरकार की मंशा ये है कि ओबीसी वर्ग जोड़ा रहे। देखिए, इसको लेकर प्लानिंग भी खासी प्लानिंग की जा रही है। वो ये है कि जो तमाम नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जो ओबीसी वर्ग बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर ओबीसी नेता एक्टिव रहे, सरकार की जो योजना है वहाँ पर ठीक से पहुँचे, वहाँ पर ये विकास पर फोकस रहे नेताओं का। ये सीएम हाउस से कल मुख्यमंत्री ने तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि वो एक्टिव रहे और जो कांग्रेस लगातार जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है बीजेपी के अगेंस्ट, उसको मैदान में जाके फेस करें और इस वर्ग को बीजेपी से जोड़े रखें। ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक हुई थी, लंबी बैठक चली थी, 1 घंटे से लंबे समय तक ये बैठक चली थी। देखिए, एक जो ओबीसी वर्ग का जो क्रीमी लेयर है वो भी उसकी भी सीमा बढ़ाने की बात कही जा रही है। अब तक देखिए 8 लाख पर प्रति वर्ष है ये, लेकिन इसको 12 लाख किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण तैयारी चल रही है ओबीसी वर्ग को कैसे साधा जाए। और देखिए, एमपी की पॉलिटिक्स में ओबीसी अभी केंद्र बिंदु बना हुआ है। कांग्रेस लगातार हमलावर है, ऐसे में बीजेपी लगातार तमाम बड़े देश में क्या कुछ होता है, किस तरीके से सरकार आगे कदम उठाती है, वो देखना खास होगा इस पूरे विषय पर। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद प्रमोद, आपका तमाम बातचीत और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा जिले के दौरे पर हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी के साथ मुखर्जी नगर स्थित सुंदर सेवा आश्रम में अपनी तीनों दत्तक बेटियों के विवाह समारोह में शामिल होंगे। सीएम पत्नी साधना के साथ मिलकर तीनों का कन्यादान भी करेंगे। सीएम ने बताया कि 1998 में तीनों बेटियों को अपने साथ लाए थे। उनके लालन पालन की जिम्मेदारी विदिशा के मुखर्जी नगर स्थित सुंदर सेवा आश्रम को दी थी। तब से ही ये तीनों यही रह रही हैं। नहीं, बेटियों की शादी है, साधना तैयारियों में लगी है और मैं भी बेटियों से अभी मिलने आया था तैयारियां देख के। कल वो बेटियां जो 1998 में हम लेके आए थे, तो 2 साल की थी, कोई 2.5 साल की थी। अब 3 जो बेटियां बची थी विवाह के लिए, कल उनका पानी ग्रहण संस्कार संपन्न होगा और कल बेटियों को विदा करेंगे।
मध्य प्रदेश में अब बिजली बिल्स की वसूली का काम स्थानीय युवाओं को मिल सकता है। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की और इसमें ये निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि बिजली बिल की वसूली स्थानीय युवाओं से करवाई जाए, इसके बदले उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए। शुरुआती तौर पर यह व्यवस्था पहले कुछ जिलों में शुरू की जाए। इसके अलावा सीएम ने बिजली कंपनीज को क्वालिटी सेवा देने, बिजली चोरी, तार चोरी जैसे अपराधों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि बिजली आपूर्ति, ट्रिपिंग और ट्रांसफार्मर के जलने जैसे मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लापरवाह कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा। बड़ी खबर रीवा से। यहां पर सहायक भू सर्वेक्षण अधिकारी के ठिकाने पर छापेमारी में करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की टीम ने सहायक भू सर्वेक्षण अधिकारी मुनेंद्र कुमार के भोपाल, शहडोल, रीवा स्थित तीनों ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। आरोपी के घर से सोने की ईंट, कई एफडी, बेशकीमती जमीनों के कागजात मिलाकर अब तक करीब 7 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। ये संपत्ति सिर्फ रीवा के ठिकानों से मिली है। भोपाल और शहडोल से मिली संपत्ति का आकलन किया जाना भी बाकी है। दोनों जगहों पर आरोपी और उसकी पत्नी के नाम पर कई मकान, जमीन और दुकान है। लोकायुक्त की कार्रवाई अभी भी फिलहाल चल रही है। इनके खिलाफ एक आय से अधिक संपत्ति की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें गोपनीय सत्यापन किया गया, जिसमें ये सिद्ध पाया गया कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति, कई गुना संपत्ति मौजूद है। ये टोटल करीब 4 करोड़ से ऊपर का अभी आकलन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन करीब कार्रवाई चल रही है। 4 करोड़ से ऊपर की संपत्ति अंदाजा है कि नरसिंहपुर में लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया है। पटवारी पीड़ित से 3500 रुपए की रिश्वत ले रहा था, तभी लोकायुक्त की टीम ने उसे धर दबोचा। पटवारी विकास वेदी पर आरोप है कि जमीन का नामांतरण कराने के बदले वो पीड़ित से 5000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। इसकी पहली किस्त 3500 रुपए दी जा रही थी। तभी शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने शहर के गांधी चौक से पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मैडम आई जया पाठक उनकी कार्यभार दिखवा रहे हैं नई ज्वाइनिंग के कारण से, और पिछले साल से 5000 रुपये की डिमांड कर रहे थे बैनामा पास कराने की। अच्छा, तो इसके लिए मैंने लोकायुक्त वहाँ पे जाके आवेदन दिया और उनसे पकड़वाया। अच्छा। एमपी बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट बुधवार को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने घोषित कर दिया है। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किए गए रिजल्ट में प्रदेश के सभी बच्चे पास घोषित किए गए। इसके साथ ही इस बार कोई मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की गई। इस बार कुल 9,14,079 बच्चों को पास घोषित किया गया। इसमें से 3,56,582 बच्चे फर्स्ट डिवीजन घोषित किए गए। वहीं 3,97,626 बच्चे सेकेंड डिवीजन और 1,59,871 बच्चे थर्ड डिवीजन पास घोषित किए गए। जो छात्र अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल विशेष परीक्षाएं आयोजित करवाएगा। 10वीं की विशेष परीक्षाएं 1 से 25 सितंबर के बीच होंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्रों और पेरेंट्स के लिए कई पोर्टल पर रिजल्ट जानने की सुविधा उपलब्ध कराई। आप भी mpbse.mponline.gov.in, इसके अलावा www.mpbse.nic.in या फिर www.mpresults.nic.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम विशेष मूल्यांकन पद्धति के आधार पर किया था, उसका रिजल्ट घोषित किया गया है। प्राप्त परीक्षार्थी जो है वो 1,59,871। जो भी विद्यार्थी इस परिणाम से असंतुष्ट है वो अपने अंकों को देख सकता है, अपनी पद्धति को पूरी को देख सकता है। एमपी ऑनलाइन पर उसकी व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने पर सीएम शिवराज सिंह ने स्टूडेंट्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लाडली भांजियों, प्रिय भांजों, बधाई। कोविड संक्रमण के कारण रेगुलर परीक्षाओं में व्यवधान आया, लेकिन मुझे चिंता थी कि आपका साल खराब ना हो और इसलिए ये तय किया है कि बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। चाहते हैं कि और बेहतर परीक्षा परिणाम लाएं,
उनके लिए विकल्प खुला है। 1/9/2021 से 25/9/2021 तक, इसके बीच में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वो अपनी तैयारी करें, ऑनलाइन फॉर्म भरें। एमपी में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने कानून लाने को गैर जरूरी बताया। अब कैबिनेट मंत्री कमल पटेल ने भी कांग्रेस विधायक के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि जनसंख्या कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन कानून लाए जाने पर कोई विचार नहीं। कमल पटेल के इस बयान के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बीजेपी नेताओं की राय ही अलग अलग नजर आ रही है। मेरा ऐसा मानना है ये कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है और जनता बहुत जागरूक हो गई है। हाँ, अगर आपको कानूनी बनाना है तो शिक्षा के समान अधिकार पे बनाइए ना, कि आदिवासी का बच्चा वहीं पढ़ेगा, IAS का बच्चा वहीं पढ़ेगा, इसको लाओ ना। ये तमाम तरह का आप प्राइवेटीकरण पूरा शिक्षा का कर दिया आपने, कबाड़ा कर दिया आपने। देखिए, जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए, सभी सरकार की प्राथमिकता है। और मध्य प्रदेश में तो हमने वैसे भी जनसंख्या पर नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की। कानून लाएंगे क्या? मुख्यमंत्री से बात करेंगे? है, आप भी विचार कर रहे हैं? नहीं, अभी कोई विचार नहीं है इसमें। खंडवा में लोकसभा उपचुनाव का बिग गोल बजने वाला है और ऐसे में यहां पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। कॉलेज का नाम जनजातीय क्रांतिकारी टंटिया भील के नाम पर रखने की मांग लगातार उठती जा रही है। इसको लेकर फिर से निमाड़ क्षेत्र के आदिवासी समाज ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया, लेकिन बीते दिनों मेडिकल कॉलेज का नाम दिवंगत नेता नंद कुमार चौहान के नाम पर रखने का फैसला किया गया था। इसको लेकर प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। सीएम शिवराज भी नंद कुमार चौहान के अंतिम संस्कार के दौरान मेडिकल कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में मेडिकल कॉलेज का नाम चुनावी मुद्दा हो सकता है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो पूरे प्रदेश का जो आदिवासी समुदाय है वो शांतिपूर्ण तरीके से खंडवा में आकर के अपना जो भी आंदोलन है वो करेगा। और हमें उम्मीद भी है कि शासन प्रशासन हमारे लिए सहयोग प्रदान करेगा। माँ से बिछड़ना क्या होता है, ये कोई राहुल कुशवाहा से पूछे। बीते 10 महीने में राहुल ने अपनी मां को खोजने के लिए दिन रात एक कर दिए। पोस्टर छपवाए, थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई, मंदिर, गुरुद्वारे, आश्रमों में खोजा, लेकिन मां का पता नहीं चला। राहुल की गुहार आखिरकार भगवान ने सुन ली। 10 महीने बाद राहुल के पास ग्वालियर के डबरा से फोन आया। सामाजिक संस्था अपना घर आश्रम से बताया गया कि उनकी मां यहां पर सुरक्षित है। ऐसे में राहुल ने झांसी से डबरा तक का 100 किलोमीटर का सफर स्कूटी से तय किया और अपनी मां को लेने पहुंचा। बताया जा रहा है कि झांसी के हरदौलपुरा गांव की रहने वाली शगुन बाई की मानसिक हालत ठीक नहीं। ऐसे में वो घर से निकल गई। जब अपना घर आश्रम के संयोजक को पता चला कि दतिया मंडी परिसर में एक बुजुर्ग महिला कूड़ा बीन रही है, तो बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें आश्रम लाया गया। यहाँ पर उन्होंने करीब 7 महीने बताए। जैसे जैसे उनकी मानसिक हालत ठीक हुई, तब उन्होंने अपने गांव और बेटों की जानकारी दी। इसके बाद अपना घर आश्रम ने शगुन बाई की बेटी को ढूंढ निकाला और उन्हें उनकी मां की जानकारी दी। आश्रम डबरा आ गए। जब उन्होंने देखा कि माँ स्वस्थ है, सुरक्षित है, तो उनकी आंखें नम हो गई। 1 साल से लापता थी माँ। इनकी उम्मीद ही नहीं थी कि माँ कभी वापस आएगी। आप सभी से निवेदन भी है इस सूचना के माध्यम से कि जहाँ भी ऐसे प्रभुजन वफाए लावारिस बेफार आपको दिखें, आप तत्काल अपना घर आश्रम डबरा से संपर्क करें या जो भी नज़दीकी अपना घर आश्रम हो उससे संपर्क करें। और अब आपको दिखा
दिखाते हैं शिवपुरी के बाजार की तस्वीरें, जहां पर एक शख्स दूल्हे की ड्रेस में सज-धज कर बाइक पर सवार हो सर्राफा बाजार जा पहुंचा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भला ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि शख्स अपनी शादी छोड़कर बाजार में खरीदारी कर रहा था। तो जितनी दिलचस्प ये तस्वीर है, उतनी ही दिलचस्प इसकी वजह भी है। दरअसल शिवा नाम का ये शख्स अपनी पत्नी के लिए सरप्राइज गिफ्ट खरीदने यहाँ पर पहुंचा था। शहर के वार्ड 15 फतेहपुर लाल माटी में रहने वाला शिवा ने जानकारी दी कि उसकी एक दिन पहले ही शादी हुई है और बारात के बाद दुल्हन अपने ससुराल आ गई, लेकिन वो उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीद सका। इसलिए बिना कपड़े बदले वो बाइक पर सवार हो अपनी दुल्हनिया के लिए तोहफा खरीदने निकल गया। हाँ, सामान दिलाने आता बाजार में। अच्छा, कब हुई? निवाई टॉप है? निवाई कल गई थी बारात। कल बारात गई थी? कल गई थी, सामान ले रही है अंदर। अच्छा, भतीजा ये तो लाल माटी फतेहपुर मलेरिया को। अच्छा, वार्ड नंबर 15। पन्ना टाइगर रिजर्व में गणेश नाम के हाथी के पैर का सफल ऑपरेशन किया गया है। हाथी को फाइब्रोसिस नाम की बीमारी थी, इससे उसके पैर में सूजन और फुटबॉल जैसी आकृति बन गई थी। हाथी को बेहोश कर उसका ऑपरेशन किया गया। ये प्रक्रिया करीब 2.5 घंटे तक चली। गणेश अब पूरी तरीके से ठीक है। वन विभाग की देखरेख में अभी कुछ दिनों तक उपचार जारी रहेगा। तो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। काफ़ी परेशानी थी गणेश को, पैर का अब सफल ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद वो पूरी तरीके से ठीक है। और फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।